आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 7 पी ब्लॉक के तत्व। एमपी बोर्ड में यह इकाई 8 नंबर की है। इसमें 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 5 नंबर का एक सैद्धांतिक प्रश्न आएगा। तो इस प्रकार एक एक नंबर के 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक सैद्धांतिक प्रश्न। इस यूनिट में हमें 4 समूहों का अध्ययन करना है। समूह 15, समूह 16, समूह 17 और समूह 18। तो पूरे अध्याय को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। प्रथम भाग में समूह 15 और समूह 16 के तत्वों का अध्ययन करेंगे। द्वितीय भाग में समूह 17 और समूह 18 के तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ जो पी ब्लॉक के तत्वों का हमें अध्ययन करना है, हम एक क्रम से चलेंगे। सबसे पहले तत्वों के सामान्य गुणधर्म जैसे भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उनके कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों की संरचना, यौगिकों के बनाने की विधियां और उनके भौतिक और रासायनिक गुण, और अंत में उनके उपयोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समूह 15 के तत्व। तो समूह 15 के तत्वों के अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आते हैं। इस समूह को नाइट्रोजन परिवार भी कहा जाता है, नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है। नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों को निकोजन्स भी कहा जाता है। निकोजन्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बेचैनी, घबराहट या घुटन। तो इन तत्वों की अधिकता में हमें बेचैनी या घबराहट होती है। यही कारण है कि इनको निकोजन्स कहा जाता है। और इन तत्वों के जो यौगिक हैं इनको हम निकोनाइट्स कहते हैं। तो बोर्ड पर नाइट्रोजन समूह के तत्व लिखे हुए हैं, इनके परमाणु क्रमांक और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है तत्वों का, क्योंकि इनके भौतिक और रासायनिक गुण इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। इस अध्याय से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रकार के प्रश्न बनते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न अगर पूछता है तो 2.5 नंबर के 2 प्रश्न ए बी के रूप में पूछे जाएंगे। तो यहां पर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कारण बताओ। कारण बताओ वाले प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कारण बताओ वाले प्रश्न देखेंगे। बोर्ड पे लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए पहला प्रश्न है, आणविक नाइट्रोजन अधिक क्रियाशील नहीं होती है। तो हमें पता है कि अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं। तो अणु पहले परमाणु में टूटेगा और फिर वो क्रिया में भाग लेता है। परमाणु में टूटने के लिए आवश्यक है कि अणु में जो रासायनिक बंध हैं वो दुर्बल प्रकृति के हों। जो दुर्बल होंगे वो सरलता से टूट जाएंगे, और जहां प्रबल बंध होगा वो सरलता से टूटेगा नहीं। तो नाइट्रोजन के बारे में हमें पता है कि नाइट्रोजन द्विपरमाणुविक अणु N2 के रूप में रहता है, जिसमें 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध उपस्थित है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन की बंधन ऊर्जा अत्यधिक उच्च होती है और यह सामान्य परिस्थितियों में क्रिया नहीं करता है। नाइट्रोजन की जो अभिक्रिया है उच्च ताप और दाब पर ही संपन्न होती है। उदाहरण के लिए वायुमंडल में जब बिजली कड़कती है तब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है। वहां ताप विद्युत आर्क के कारण 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयुक्त होते हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में नाइट्रोजन लगभग अक्रिय व्यवहार प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड हवा की अपेक्षा जलने में अधिक सहायक है, क्यों? हम जानते हैं जलने के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। तो हवा से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ का दहन होता है। अब कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं जो सरलता से विघटित होकर ऑक्सीजन देते हैं। तो जो भी ऑक्साइड सरलता से विघटित होकर ऑक्सीजन देंगे वो जलने में सहायक होंगे। तो नाइट्रस ऑक्साइड सरलता से विघटित होकर ऑक्सीजन देता है। इस प्रकार
यह जलने में सहायक है। तो पहले तो बताना पड़ेगा कि नाइट्रस ऑक्साइड जलने में सहायक क्यों है। अब बारी है कि यह हवा की अपेक्षा जलने में अधिक सहायक है। तो उसके पीछे एक ही कारण है कि नाइट्रस ऑक्साइड से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो लगभग 33% होती है, जबकि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 20% होती है। तो इस प्रकार क्लियर है कि ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्यादा कहां है, नाइट्रस ऑक्साइड में। तो हवा की अपेक्षा नाइट्रस ऑक्साइड जलने में अधिक सहायक होगा। तो इस प्रकार यहां पर हमें नाइट्रस ऑक्साइड के विघटन का समीकरण लिखना होगा और साथ में कारण बताना होगा। तो इस प्रकार ये 2.5 नंबर का प्रश्न बनता है। अगला है अमोनिया एक लुईस क्षार है। 11th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है। लुईस अम्ल और क्षार की परिभाषा 11th क्लास में हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता पदार्थों को क्षार कहते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। तो यहां अमोनिया की संरचना में हम देख रहे हैं कि अमोनिया के केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। तो इस प्रकार यह रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के समान व्यवहार प्रदर्शित करेगा। उदाहरण के लिए अगर NH3 के संपर्क में प्रोटॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन युग्म देकर वह अमोनियम आयन बना लेगा। तो इस प्रकार अमोनिया रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के समान व्यवहार करता है और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता पदार्थों को लुईस क्षार कहा जाता है। यही कारण है कि NH3 एक लुईस क्षार है। नेक्स्ट प्रश्न है नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है। यह भी 11th क्लास में हम लोगों ने आवर्त सारणी वाले चैप्टर में पढ़ा है। आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक हमने देखा था परमाणु आकार, कि जैसे जैसे परमाणु का आकार छोटा होता है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है। इस प्रकार आयनन ऊर्जा का मान बढ़ने लगता है। तो परमाणु आकार घटने के साथ आयनन ऊर्जा या आयनन विभव का मान बढ़ता है। लेकिन यहां पर उल्टा है, नाइट्रोजन का परमाणु आकार बड़ा है, ऑक्सीजन का परमाणु आकार छोटा है, लेकिन नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा अधिक है। तो याद कीजिए आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों में लास्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक विन्यास। यदि कक्षकों में, परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं या आधे भरे हुए हैं तो यह बहुत ज्यादा स्थायी विन्यास होता है। इनमें से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p3 है, जिसमें p कक्षक अर्धपूरित अवस्था में है। px py pz सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार इसका जो विन्यास है अत्यधिक स्थायी है और इनमें से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p4 है, जो कि स्थायी विन्यास नहीं है, ना तो वो अर्धपूरित है ना तो वो पूर्णपूरित है। तो यही कारण है कि नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमोनिया का क्वथनांक फॉस्फिन से अधिक होता है। तो यह भी 11th क्लास में हम लोगों ने देखा है। गलनांक और क्वथनांक का मान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर निर्भर करता है। अणुओं के मध्य आकर्षण बल जितना प्रबल होगा उसका गलनांक और क्वथनांक उतना उच्च होगा। तो हम लोगों ने देखा है कि अमोनिया में N-H बंध ध्रुवित प्रकृति का होता है। नाइट्रोजन प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है, तो नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है वो कैसा होता है, ध्रुवित प्रकृति का। और इस ध्रुवता के कारण NH3 अणु परस्पर हाइड्रोजन बंधों के द्वारा संगुणित रहते हैं। और जब हाइड्रोजन बंधों के द्वारा संगुणित रहेंगे तो इसका जो क्वथनांक है अपेक्षाकृत उच्च होगा। इसके विपरीत फॉस्फेट pH3 में हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति लगभग नगण्य होती है। तो यही कारण है कि अमोनिया का क्वथनांक फॉस्फिन से अधिक होता
अगला प्रश्न है कि PCl5 होता है परंतु NCl5 नहीं, या इसको दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन में पेंटा हैलाइड बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो इसका उत्तर भी हम लोगों ने 11th क्लास में संकरण वाले अध्याय में पढ़ा है। जहां हम लोगों ने संकरण पढ़ा है रासायनिक आबंधन में, वहां इस प्रश्न का उत्तर हमने देखा है, और यह भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। NH2 है, NP3 है। तो नाइट्रोजन sp3 संकरण देता है, और sp3 संकरित अवस्था में इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 3 सहसंयोजी बंध बना सकता है। जैसे अगर नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ सहसंयोजी बंध बनाए तो बनेगा NCl3। अब हम आते हैं फास्फोरस पे। तो फास्फोरस के संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p3 है। अब यहां पर 3D कक्षक भी उपलब्ध है, रिक्त है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन है। तो यहां रिक्त कक्षक, जो 3D रिक्त कक्षक है, उसके कारण फास्फोरस में 2 प्रकार के संकरण होंगे। एक तो नाइट्रोजन की भांति वो sp3 संकरण देगा, जहां S का एक कक्षक और P के तीनों कक्षक भाग लेंगे, और दूसरा जब उत्तेजित अवस्था में S का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके D में चला जाएगा, उस स्थिति में sp3d संकरण पाया जाएगा। तो फास्फोरस में sp3 और sp3d दोनों प्रकार के संकरण संभव है, और कारण है इसके संयोजकता कोष में रिक्त D कक्षकों की उपस्थिति। तो sp3 संकरित अवस्था में इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 3 सहसंयोजी बंध बनाएगा, जैसे क्लोरीन के साथ ये PCl3 बनाएगा। और sp3d संकरित अवस्था में इसके अंदर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये PCl5 प्रकार का अणु बनाएगा। तो यहां बहुत क्लियर हो जाता है कि नाइट्रोजन के संयोजकता कोष में तो रिक्त D कक्षक है ही नहीं। तो नाइट्रोजन के संयोजकता कोष में रिक्त D कक्षक उपलब्ध नहीं होने के कारण यह sp3d संकरण नहीं देता है, और NCl5 प्रकार के हैलाइड नहीं बनाता है। जबकि फास्फोरस के संयोजकता कोष में रिक्त D कक्षक उपलब्ध होने के कारण यह sp3 के साथ साथ sp3d संकरण भी देता है, और PCl3 और PCl5 दोनों प्रकार के हैलाइड बनाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने 11th क्लास में भी देखा हुआ है। अगला प्रश्न है, HNO3 सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पीला पड़ जाता है। यदि लेब में सांद्र HNO3 रखा हुआ है तो बहुत दिनों के बाद अगर आप उसको देखें तो वो हल्का पीला पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, यही है प्रश्न। तो यहां HNO3 की अगर हम बात करें तो सांद्र HNO3 सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो जाता है, और विघटित होकर के यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। तो इसका जो विघटन उत्पाद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बाकी HNO3 में घुलने लगता है, और उसकी उपस्थिति में HNO3 का जो रंग है पीला पड़ जाता है। तो यहां पर आपको अभिक्रिया बतानी होगी कि किस प्रकार से सांद्र HNO3 सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है और NO2 देता है, और इस NO2 की उपस्थिति के कारण HNO3 का रंग पीला पड़ जाता है। तो यह प्रश्न भी MP बोर्ड में अनेकों बार पूछा गया है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल पर। H3PO3 डाइप्रोटिक है, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि H3PO3 डाई बेसिक है। तो H3PO3 फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल है, इसका नाम फास्फोरस अम्ल है। तो इस प्रश्न का उत्तर इसकी संरचना में छिपा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं H3PO3 की संरचना। फास्फोरस की संयोजकता हम जानते हैं 5 होती है। तो इसमें डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन है, और बाकी जो 3 संयोजकताएं बची तो सिंगल बॉन्ड से 2 OH समूह जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये जो OH समूह है इसी को हम बेसिक ग्रुप कहते हैं, भास्मिक समूह,
क्षारीय समूह। तो दो OH समूहों की उपस्थिति के कारण ये H3PO3 क्या कहलाएगा? डाई बेसिक या द्विभाषिक। अब ऑक्सी अम्लों की विशेषता होती है कि ये जो OH समूह है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, उसको ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है और इस प्रकार वो बंध टूट जाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जब बंध टूटेगा तो ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाएगा और हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में अलग हो जाएगा। तो जब दो OH समूह है तो प्रोटॉन भी हमको कितने मिलेंगे? 2। तो सबसे पहले देखते हैं कि H3PO3 से एक प्रोटॉन निकलेगा तो बनेगा H2PO3 नेगेटिव आयन, सिंगल माइनस चार्ज। और उसके बाद H2PO3 से फिर एक प्रोटॉन बाहर निकलेगा तो बन जाएगा HPO3 और उस पर आवेश आ जाएगा 2 माइनस। तो एक एक करके ये जो H3PO3 है ये 2 प्रोटॉन मुक्त करता है और इसकी पुष्टि इसके एक लवण से होती है। जब ये धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाता है तो इसके 2 प्रकार के लवण प्राप्त हैं। जैसे सोडियम धातु के साथ अगर हम देखें तो एक प्राप्त है NaH2PO3 और दूसरा है Na2HPO3। तो इस बात से ये प्रमाणित होता है कि H3PO3 प्रोटॉन त्याग कर 2 प्रकार के आयन बनाता है, H2PO3 माइनस आयन और HPO3 2 माइनस आयन। तो इस प्रकार ये 2 लवण हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो हम यहां कह सकते हैं कि H3PO3 डाइप्रोटिक है। तो बहुत सिंपल है, H3PO3 की संरचना में 2 OH समूहों की उपस्थिति के कारण इसे द्विभाषिक या डाइबेसिक अम्ल कहा जाता है। जलीय विलयन में यह 2 प्रोटॉन मुक्त करता है, इसलिए इसको डाइप्रोटिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी कई बार रिपीट हुआ है। अंत में कारण बताओ वाले प्रश्न में हम लोग देखेंगे, नाइट्रोजन गैस है जबकि समूह के अन्य सदस्य क्रिस्टलीय ठोस है। तो देखिए यहां पर नाइट्रोजन का परमाणु आकार बहुत छोटा होता है और परमाणु आकार छोटा होने के कारण इसमें बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। हम जानते हैं कि 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक होगा सिग्मा और 2 होंगे पाई बंध। तो इस प्रकार नाइट्रोजन में पी पाई बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, जबकि समूह के जो अन्य सदस्य हैं उनका आकार बड़ा होने के कारण उनमें बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इनमें उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बहुबंध बनाने का विरोध करता है, जिसके कारण पी पाई बंध नहीं बन पाता है। तो ये जो फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये चतुष्क परमाणविक अणु के रूप में रहते हैं। जैसे P4 हो गया, AS4 हो गया, इस प्रकार से ये अणु बनाते हैं और क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाए जाते हैं। जबकि नाइट्रोजन N2 अणु बनाता है और बहुत ज्यादा स्थायी है और स्वतंत्र गैसीय अवस्था में वो पाया जाता है और विषमक में धात्विक बंध की प्रकृति होती है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन के अतिरिक्त समूह के जो बाकी सदस्य हैं वह क्रिस्टलीय ठोस रूप में पाए जाते हैं। तो ये समूह 15 पर जो कारण बताओ वाले प्रश्न हैं ये हमने देखा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसा होता है कि 5 नंबर के प्रश्न के रूप में आपको ये जो प्रश्न यहां पे लिखे हुए हैं वो आपको परीक्षा में मिल जाते हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। तो अब आगे हम लोग देखेंगे इस समूह पर जो 5 नंबर का सैद्धांतिक प्रश्न बनता है वो कौन कौन से हैं, तो ये अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना है।